मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि घटना चक्र में दिया गया है और ये कई पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं ये। लेकिन जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं वे आने वाले किसी भी पीसीएस एग्जाम्स या जनरल कंपटीशन जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल ग्रेजुएट लेवल या बिहार दरोगा या फिर रेलवे एसएससी, इन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो देखते हैं, चलिए सेशन करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर सत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है। दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा के साथ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में, ठीक है, तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की थी। इनमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें डेट पूछ देता है कब स्टार्ट किया था दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से आरंभ हुआ था दांडी मार्च और इनमें 78 सहयोगियों के साथ स्टार्ट हुआ था और 24 दिनों तक लंबी यात्रा चली थी। ये सब डिटेल्स पूछ दिए जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था 78 सहयोगियों के साथ और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल को 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया था और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी के साथ स्टार्ट किया गया था। दांडी यात्रा की गई कब की गई थी? 1930 में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी दांडी यात्रा 78 सहयोगियों के साथ। 78, ये ध्यान रखेंगे, डिटेल्स पूछ दिए जाते हैं किसी भी एग्जाम्स में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ किया था गांधी जी द्वारा। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी कहाँ से? तो साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। साबरमती से दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था अपने 78 सहयोगियों के साथ और 24 दिनों तक ये चला था। ये सब डिटेल्स याद रखेंगे। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक किस राज्य से सबसे अधिक थी? तो गुजरात से सबसे अधिक सत्याग्रहियों की संख्या थी। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात से सर्वाधिक थी। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था कहाँ से? तो दांडी से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नमक कानून भंग करने के बाद
दांडी मार्च शुरू किया गया था? नमक कानून तोड़ने हेतु शुरू किया गया था दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को। बी आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध नमक कानून को तोड़ने से संबंधित है। बी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था, 1931। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। तो सबसे पहले यही घटना घटी थी, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। ये सब श्रेणी क्रम में लगाने के लिए आता है, तो सब डेट भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ है अगस्त 1942 को। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आया था भारत में। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। ठीक है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च हेतु जानी जाती है, क्योंकि 6 अप्रैल को ही साबरमती से दांडी पहुंचे थे और नमक कानून को भंग किया गया था गांधी जी द्वारा, और यहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा नमक का आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। ये सही नहीं है, ये सिर्फ सही है। 1930 में नमक आंदोलन चलाया गया था। सी आंसर हो जाएगा। ये सही, परंतु आर गलत। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। गांधी की दांडी यात्रा के समय ही गांधी जी ने शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन दांडी यात्रा के समय ही गांधी जी ने कहा था। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये कथन असत्य है। नमक बनाया नहीं था, एक मुट्ठी हाथ में नमक उठाकर नमक कानून को भंग किया था। और एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं। ऑप्शन, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, ये सही है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था, ये भी सही है। बाकी सी क्या है? असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, ये असत्य है, क्योंकि दांडी यात्रा शुरू की गई थी 12 मार्च 1930 को। और ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी ऑप्शन से भी क्वेश्चन पकड़ में आते हैं। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा था, ये सही है। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी की हुई थी, ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था।
नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद उनका स्थान अब्बास तैयबजी ने लिया था। ये आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयबजी ने। ये आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो उस समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। ये आंसर हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के समय आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार आचार्य विनोबा भावे गिरफ्तार हुए थे। सी आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो वेब मिलर थे। वेब मिलर को साबरमती आश्रम में ठहराया था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था वेब मिलर। बी आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था किसने? सी राजगोपालाचारी ने। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर थे। वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ थे दांडी मार्च में। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। क्या आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। खुदाई खिदमतगारों ने पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। क्या कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। लाल कुर्ती दल किसके द्वारा ये लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए संगठित किया था। सी आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों को निकालने के लिए। सी आंसर। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। सी आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जो कि लाल कुर्ती पहना करते थे। इनके लाल कुर्ती दल के लोग खान अब्दुल गफ्फार खां इसके नेता थे। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। सी आंसर हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही हुआ था। जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। रानी गडिनलियू इसके वो उसमें
आंदोलन करने वालों में से थे जिया तरंग आंदोलन। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की महिला गैडिन लियू ने किया, इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। रानी गैडिन लियू ने किया था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा क्या था? किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। बी आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। ये आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। बी आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। बी आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ये आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता हुआ इसका मुख्य रूप से किसके लिए? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब 1930, 1931 और 1932 में हुआ था, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1931 में। ए आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए। सभी युद्धबंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है को रिहा करने का आदेश, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार और समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट एग्जैक्टली याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को। बी आंसर है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। इरविन गांधी समझौता। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसका स्थान गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने किए जाने का प्रस्ताव था गांधी इरविन समझौते में। डी आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सी तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने निभाई थी। सी आंसर हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू और जयकर भी थे। एम.आर. जयकर, तेज बहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौते के मध्य गांधी एवं इरविन के मध्य समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। दोनों का नाम याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्न से
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किया गया था। दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? दो महात्मा सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था दो महात्मा, इरविन और गांधी को। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था। बी आंसर हो जाएगा। एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन देख लेते हैं 1931 में जो हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उस समय अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस समय अध्यक्ष 1931 के। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। उन्नीस सौ 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है? तो सुभाष चंद्र बोस ने माना है। ए आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा माना है। ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये आंसर हो जाएगा सी, 4-3-2-1। 4-3-2-1 गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। डेट देख लेते हैं एग्जैक्टली। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, 23 मार्च को फांसी दी गई थी भगत सिंह को और 26 से 29 मार्च 1931 को कराची का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। 26 से 29 मार्च तक कराची का अधिवेशन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह की फांसी, उसके बाद कराची का अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 को, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। यह श्रेणी क्रम पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कालक्रमानुसार नीचे कूट से पता करें। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931। इसके बाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये 26 से 29 मार्च तक हुआ था। 26 से 29 मार्च 1931 तक कराची अधिवेशन। तो 1, 2, ये 3, 2 और 1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। ये 5 मार्च, ये 23 मार्च और ये फिर 26 से 29 मार्च तक हुआ था। तो 3, 2, 1। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे कूट को सही कालक्रमानुसार का पता करें। गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और पूना समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब हुआ? तो 23 मार्च 1931। और उसके बाद हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 और पूना समझौता हुआ था 1932 में। ठीक है, 24 सितंबर 1932। देख लीजिए, डेट देख लीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931 और पूना समझौता 24 सितंबर 1932। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2 फिर 4, डी आंसर हो जाएगा। डेट थोड़ा एग्जैक्टली ध्यान रखेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में आ जाएगा। गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो वो थे मौलाना मोहम्मद अली थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित से कौन एक सही नहीं है? इनमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभागी किया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। ये कांग्रेस से प्रतिनिधि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, यह 1930 में आयोजित हुई थी, ये सही है। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही था। लेकिन ये गलत है क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिभागी की थी। डी गलत हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 में बुलाया गया था। सी आंसर हो जाएगा। पहला 1930 में, उसके बाद दूसरा 1931 और फिर तीसरा 1932 में। ये डेट हमेशा याद रखेंगे क्योंकि पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन कब। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
भाग लिए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, ये लोग अपने खुद के उससे भाग लिए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, इनमें सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने भी सम्मेलन में भाग लिया लेते, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। डी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। हॉल में ठहरा दिया गया इनको, ये ध्यान रखिए कि हॉल में ठहरा दिया गया, किंग्सले हॉल। ठीक है, ध्यान रहेगा। हॉल बोल एक ही बार वो करेंगे कि हॉल में ठहरा दिया गया, किंग्सले हॉल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे कहाँ? किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? तो एसएस राजपूताना था। एसएस राजपूताना जहाज से वो लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ए आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी एसएस राजपूताना पानी के जहाज से गए थे। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ भारत लौटे थे। कहाँ से? तो लंदन से खाली हाथ लौटे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। लंदन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर, क्योंकि इस समय बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे। इसी बात पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बात पर ही द्वितीय गोलमेज सब असफल रहा था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, बी.आर. अम्बेडकर ने भाग लिया था। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। ए आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। इसको ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। सी आंसर हो जाएगा। उन्नीस सौ 30 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की
अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। ठीक है, उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। डी आंसर हो जाएगा। इनमें से 2 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया, 2 में नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में कौन सा? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1930 में पहला, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी, ये सही है। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, ये भी सही है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से द्वितीय में भाग लिया गया था, तृतीय में भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है, क्योंकि इस बोल रहा है कि नहीं भाग लिया था, तो नहीं भाग लिया था, सही है भी। और पूना पैक्ट में भारतीय ये स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे, तो ये सही है, क्योंकि आरक्षण दिया गया था। सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट 1932 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन पसंद आता हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और आगे भी मुझे वीडियो बनाने का हौसला जाहिर हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।